हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी में। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनवायरनमेंट की घटना चक्र। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है। अब हमें करना है एमसीक्यूज। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज से। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है, जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इम्पॉर्टेंट है आपकी कि पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये आपका है सिमलीपाल। जो है आपका कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या है? सिमलीपाल है। नौकरी का आपका मेघालय में है। दिहांग दिवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश। अगस्त्य मलाई आपका कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सिर्फ आपका सही है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। मोस्टली ये असम में ही पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। अभ्यारण्य या सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। गैंडे के लिए कौन सी सेंचुरी जानी जाती है? तो ये आपके कांजीरंगा, जो असम में पाई जाती है। एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए कांजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गिर, रणथंभौर और कार्बेट जो है आपके बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ के रण में है। कच्छ के रण जो है वहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? तो जंगली गधे पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य सीमावर्ती नगर है, देखते हैं। तो आपका ये चंद्रप्रभा कहाँ है? चंद्रप्रभा आपका वाराणसी के पास चंदौली में स्थित है। तो इसको हम देखते हैं। चंद्रप्रभा आपका वाराणसी में है। करेरा आपका झांसी में है। जयसमंद जो है आपका उदयपुर में है। और नाहरगढ़ आपका कहाँ है? तो ये जयपुर में है। तो इस तरह से आपके सुमेलित हैं। इसका ऑप्शन है आपका सी। यहाँ से भी हम देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी के चंदौली जिले में है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूरी पर है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके एमपी के शिवपुर जिले में स्थित है, जो झांसी से मात्र 44 किलोमीटर दूरी पर है। जयसमंद जो है आपका, जयसमंद उदयपुर जिले में स्थित है, राजस्थान के। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका, ये राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन सुमेलित ना होने की वजह से कि तो जयपुर में प्रश्न में जयपुर ही दिया था, इसलिए ये वह उससे लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे है, तो उसका एरिया ले लिया गया था। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें है आपका कांजीरंगा जो है सही नहीं है। बाघ अभ्यारण्य के लिए बात हो रही है, तो कान्हा में बाघ पाए जाते हैं, रणथंभौर में और बांधवगढ़ में जो है बाघ पाए जाते हैं, लेकिन कांजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यह 858.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले राष्ट्रीय पार्क में एक सींग वाले गैंडे हाथियों का प्रमुख रूप से निवास मिलता है। कान्हा एमपी में जो है, रणथंभौर आपका राजस्थान में, बांधवगढ़ एमपी में है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल बाघ अभ्यारण्य हैं। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए है। नामदफा कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सरिस्का आपका कहाँ है? तो यहाँ पे नामदफा आपका अरुणाचल में है। सरिस्का आपका राजस्थान में है। पाखल जो है आपका, ये पाखल आपका आंध्र प्रदेश में है। और गर्म पानी आपका असम में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गर्म पानी आपका असम में पड़ेगा, नामदफा आपका अरुणाचल में, पाखल आपका जो है सरिस्का राजस्थान में, पाखल आंध्र प्रदेश में। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी गर्म पानी असम, नामदफा अरुणाचल, पाखल तेलंगाना और सरिस्का आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 है, असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है किसके लिए? तो ये बाघों के लिए जाना जाता है। असम का मानस वन्यजीव अभ्यारण्य विशेष रूप से बाघों तथा भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल सूची में इसे 1985 में शामिल किया गया था।
दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में, कान्हा आपका एमपी में और पेरियार आपका केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मुम्बिका डालमा, दो यहाँ हैं दो इस साइड में है, तो हम यहाँ डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं। मुम्बिका आपका कर्नाटक में है वन्यजीव अभ्यारण्य, डालमा आपका झारखंड में है, नैयर आपका केरल में और कोटी गांव आपका गोवा में स्थित है। इस तरह से आप सुमेलित कर सकते हैं। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो ये आपके पालपुर कूनो को जो है चयनित किया गया है। श्योरपुर मध्य प्रदेश जिले में पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है। शिकार के कारण विलुप्त होने से पूर्व 1873 में यहाँ एशियाई शेरों का बसाव था, इस कारण यह स्थल चुना गया था। कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो आपके कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है कहाँ है? तो वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकते हैं: अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है आंसर आपका 1 और 2। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक संभावनीय स्थल हैं जहाँ पे आपके कस्तूरी मृग प्राकृतिक आवास इनके मिल सकते हैं। कस्तूरी मृग के उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है? तो इसका आंसर है आपका सी। सबसे पहले केदारनाथ पड़ेगा, फिर उसके नंदा देवी, फिर बिनसर, उसके बाद आपका अस्कोट पड़ेगा। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं इसको। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गोवा में है। कांगेर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओरंग जो है आपका कहाँ है? तो ओरंग आपका असम में पड़ता है। और ऊषा कोटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बोंडला आपका, यहाँ से देख लेते हैं, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ओरंग आपका असम में, ऊषा कोटी वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। इस तरह से आप सभी देख सकते हैं। महू आंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार में स्थित है। महू आंडार वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यहाँ मुख्यतः भेड़ियों को संरक्षण दिया गया है, अन्य जीव भी इसके साथ हैं। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये भीम बांध है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है? 681.99 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो इसका आंसर है आपका ए, अरुणाचल प्रदेश में पाखोई या पक्के हम इसी को कहते हैं, ये वहाँ पे। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपके रायगढ़ जिला में स्थित है। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सारंगगढ़ के निकट स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं। हिरण और जंगली भैंसा यहाँ प्रमुख हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? तो ये आपका हरियाणा, किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है किस राज्य में फैला हुआ है? तो देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है, जबकि ये हरियाणा में नहीं है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल, छोटे मगरमच्छ, घड़ियाल को ही मगरमच्छ कहते हैं, लाल मुकुट वाले कछुए, लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए
उत्तरी भारत में 5400 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत संरक्षित क्षेत्र है। यह अभ्यारण्य जो है आपका राजस्थान, MP और UP के त्रिबिंदु के पास चंबल नदी पर स्थित है। तो ये चंबल नदी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग भी इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला चैप्टर है हमारा पक्षी विहार एवं तितली संरक्षण। आइए देखते हैं। पक्षियों के संरक्षण के लिए भारत में विविध प्रयास किए गए हैं। उनमें प्रमुख रूप से पक्षी विहार की स्थापना करना शामिल है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके कि ग्रेट इंडियन जो हॉर्नबिल है इसका प्राकृतिक आवास क्या है, पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूसेरस बाइकॉर्निस है। यह एक पक्षी विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में। इसकी बातें जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट है कि ये कहा इसका प्राकृतिक आवास कहाँ है, पश्चिमी घाट है। ये एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूसेरस बाइकॉर्निस है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। यह पक्षी भारत के अलावा नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में पाया जाता है। कुछ प्रमुख पक्षी विहार व उनकी अवस्थिति देखते हैं हम। तो ये आपके नवाबगंज पक्षी विहार है, उन्नाव में स्थित है, जो UP के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये सभी जो हैं UP के ही हैं कुछ। बौखला पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, तो गौतम बुद्ध नगर में। नवाबगंज कहाँ स्थित है, उन्नाव में। समसपुर आपका कहाँ स्थित है, रायबरेली में। ये तीनों ही UP के हैं, ये चौथा भी UP का ही है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो जयप्रकाश, इसी को हम कहते हैं जयप्रकाश नगर, गोंडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस तरह से ये आपके चारों ही पक्षी विहार कहाँ स्थित हैं, तो UP में स्थित हैं। नवाबगंज उन्नाव में, ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर में, समसपुर रायबरेली में, पार्वती अर्गा जयप्रकाश नगर या गोंडा में स्थित है। उधव पक्षी विहार आपका साहेबगंज झारखंड में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान, अब किसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो तितली के बारे में पढ़ते हैं। आइए, भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, जो बेंगलुरु में स्थित है। तो भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ है, तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ है, बेंगलुरु में स्थित है। आपका प्रथम तितली उद्यान बेंगलुरु में स्थित है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मारमान तितली को महाराष्ट्र राज्य ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो ब्लू मारमान जो है तितली, वो कहाँ की राज्य तितली है, तो ये आपकी महाराष्ट्र की है। ब्लू मारमान का वैज्ञानिक नाम पैपिलियो पॉलीमिनेस्टर है। यह तितली मुख्यतः श्रीलंका और भारत में पाई जाती है। भारत में महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट में यह तितली पाई जाती है। यह तितली भारत की तीसरी सबसे बड़ी तितली है। तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी तितली है। गोल्डन बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी, जबकि सदर्न बर्ड विंग दूसरी सबसे बड़ी तितली है, जिसे कर्नाटक ने राज्य तितली का दर्जा दिया है। भारत में कुल 4 ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, जिसने राज्य तितली की घोषणा की है। तो टोटल 4 राज्य हैं जिनमें क्या नाम है, राज्य तितली की घोषणा की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, तो यहाँ से हम देखते हैं किसका सही मेल नहीं है। तोप चांची जो है आपका अभ्यारण्य धनबाद में है। उधव पक्षी विहार जो है कोडरमा में है। लावा लांग अभ्यारण्य जो है आपका चतरा में है। तो आपका ए आंसर है, ए जो है सही सुमेलित नहीं है। महुआ टाड़ जो है अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है। उधव पक्षी विहार कहाँ है, साहेबगंज में अवस्थित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं गोंडा कहाँ है, तो गोंडा में आपका कौन सा पक्षी विहार है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। नवाबगंज में आपका उन्नाव पक्षी विहार है। ओखला में जो है आपका गाजियाबाद आ जाएगा। और समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में है। इस तरह से ये सभी यूपी के हैं, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा।
नवाबगंज, उन्नाव, ओखला, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर, जो भी दिया हो। समसपुर जो है रायबरेली, पार्वती अर्गा जो है आपका गोंडा में। हाल ही में हमारे देश में पहली बार राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र है जिसने राज्य तितली को घोषित किया है। देखते हैं। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मार्वन को, किसको, कौन सी तितली है ये? ब्लू मार्वन है, जिसको महाराष्ट्र ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ये कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है महाराष्ट्र के। निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो इसका आंसर है आपका डी, पश्चिमी घाट पे जो है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का जो है प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकॉर्नियस है। यह एक विशेष प्रकार की पक्षी है जो घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस जो पक्षी है उसका प्राकृतिक आवास क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह 2 जिलों में विस्तृत है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है सी, 1 और 3 आपका सही है। भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के 2 जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। आइए इसको पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया था। तो ये पूछा जाता है आपसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो अप्रैल 1973 में। इसका उद्देश्य क्या था? बाघ को समाप्त होने से बचाना था। समस्त विश्व में बाघों की आंकलिक संख्या कितनी है? 3000 से 4000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या 2967 ये उस टाइम की थी जब ये बुक, नया डेटा यहाँ पे यही है, अपडेट किया गया था। लेकिन अब अगर देखा जाए 2022 के हिसाब से 3168 बाघ अब है टोटल इंडिया में। तो कितना? 3167। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि यह नवीनतम आंकड़ा है जो विश्व के अन्य किसी देश से भी अधिक है। वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय जो है 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में लिया गया था। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? तो ये आपका रूस में स्थित है। एम स्ट्रिप जो है देखते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है आपका एम स्ट्रिप का, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। शब्द कभी कभी समाचारों में बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव के संदर्भ में देखा जाता है। तो एम स्ट्रिप्स जो योजना शुरू की गई है ऐप, तो ये किसके लिए है? बाघ सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस तंत्र के 2 मुख्य घटक हैं, पारिस्थितिकी निगरानी, वन्य जीवों से संबंधित अपराधों का अभिलेखन, संबंधित कानूनों को अमल में लाने व गश्ती संबंधी क्षेत्र आधारित प्रोटोकॉल, संग्रहण, क्षतिपूर्ति, विश्लेषण, प्रतिवेदन हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर। एम स्ट्रिप द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों एवं मानचित्रों का निर्माण संभव है जिसकी आसानी से व्याख्या की जा सकती है, जो नीतिगत निर्णयन एवं प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध हो। समुचित क्रियान्वयन करने पर एम स्ट्रिप बाघ के शिकार होने या आवास विनाश जैसी घातक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करता है तथा
बाघ अभ्यारण्यों की नब्ज पर नियंत्रण रखने हेतु एक उपयोगी अस्त्र साबित होता है। तो इसकी सहायता से हम, इस टिप की सहायता से हम देख सकते हैं कि बाघ में जो शिकार, क्या बाघ का शिकार किया जा रहा है या उसके आवास का नाश हो रहा है, ये सारी जानकारी हमें एमएस टिप की सहायता से मिल जाती है। यह GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित तंत्र का प्रयोग किया जाता है। मई 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 51 संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 54। टोटल 54 टाइगर रिजर्व हैं। और बाघों की संख्या कितनी है? तो 3168। 200 की टाइगरों की मतलब वृद्धि हुई है, 2967 से कितना हुआ? 3167 हो गया है। तो जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में है, बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में है, ये सभी टाइगर रिजर्व हैं और इधर राज्य दिए हुए हैं। मानस आपका असम में है, पलामू आपका झारखंड में है, रणथंभौर जो है राजस्थान में है, सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में है, सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है, कान्हा जो है आपका मध्य प्रदेश में, MP में ही आपका कूनो मतलब बाघ रिजर्व भी है, जहाँ से नामीबिया से लाए गए चीते रखे गए हैं। मेलघाट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। पेरियार जो है केरल में है। सरिस्का आपका राजस्थान में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन श्रीशैलम आपका आंध्र प्रदेश में है। तो नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अमराबाद तेलंगाना में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। तो इम्पॉर्टेंट है इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बुक्सा आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दुधवा कतरनी घाट कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश इम्पॉर्टेंट है। अब तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 बाघ रिजर्व हो गए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए चारों के नाम, जिससे आपको तैयार रहे। कालाकांड मुंडनथुरई जो है आपका तमिलनाडु में है। वाल्मीकि बिहार में है। पेंच जो है आपका MP में है। बांधवगढ़ जो है MP में है। पन्ना जो है MP में है। दंपा जो है मिजोरम में है। तो इम्पॉर्टेंट है आपकी कि दंपा कहाँ पड़ती है? ये मिजोरम की है। तदोबा अंधेरी कहाँ है? महाराष्ट्र की है तदोबा अंधेरी। इसे भद्रा आपका कर्नाटक में है। नामेरी असम में है। पेंच आपका महाराष्ट्र में है। बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। पक्के आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के को ही पाखोई भी कहा जाता है। अन्नामलाई आपका तमिलनाडु में है। तो अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़। सतकोसिया आपका उड़ीसा। कांजीरंगा असम। अचानक मार छत्तीसगढ़। डंडेली अंसी कर्नाटक। संजय धुबरी आपका MP में है। कहाँ पे है संजय धुबरी? MP में। मुडुमलाई तमिलनाडु में। नागरहोल कर्नाटक में। पराम्बिकुलम केरल में। सह्याद्री आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कावल आपका तेलंगाना में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कावल कहाँ है? तेलंगाना में है। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में है। सत्यमंगलम आपका तमिलनाडु में है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। तो इम्पॉर्टेंट है पीलीभीत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बोर आपका महाराष्ट्र में। राजाजी उत्तराखंड में। राजाजी कहाँ है? उत्तराखंड में। ओरंग जो है असम में है। कामलांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सिरिविल्लुपुथुर मेघामलाई आपका तमिलनाडु में है। तो इस तरह से कुछ अभ्यारण्य है। टोटल अब 54 है, जो और 3 और बचे हुए हैं उसे भी याद कर लीजिएगा देख के। वर्ष 2015 में उत्तराखंड में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये कब प्रदान किया गया? 2015 में। भारत का 48वां टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य के राजाजी राष्ट्रीय पार्क को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व, राज्य का यह दूसरा था और भारत का कौन से नंबर का था? तो 48 नंबर का था। इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1075.17 वर्ग किलोमीटर है। इससे पूर्व राज्य में एक टाइगर रिजर्व कार्बेट टाइगर रिजर्व ही स्थापित था, मतलब स्थित था। उत्तराखंड में कर्नाटक के बाद बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। इसके बाद आपका असम स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान 49वां जो है टाइगर रिजर्व बना था। असम स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व 2021 में 51 टाइगर रिजर्व बना, जो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो ये श्रीविल्लुपुथुर कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये किस नंबर का है? तो 51 नंबर का है।
भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा कहाँ है बाघ का आवास? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य जो था इतना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है इस क्षेत्र में, जबकि नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य 2611.939 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तेलंगाना की सीमा में है, जिसे अब अमराबाद बाघ अभ्यारण्य कहा गया है। हाल ही में इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य ने वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्नाटक में स्थित जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वहाँ पे ड्रोन का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया है। दाम्पा टाइगर रिजर्व 1994 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया था। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो दम्पा कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश इस इम्पॉर्टेंट है ये आपका। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे आपकी कौन कौन से जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। यहाँ चारों ही दशाएं आपको मिलती हैं। कौन से? तो ये है आपका अरुणाचल का नामदफा। यहाँ पे चारों ही जलवायु आपकी पाई जा रही हैं। बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है कि बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार जो है एमपी में 90% तक है और महाराष्ट्र में जो है 10% है। तो कुल मिला के पेंच जो बाघ अभ्यारण्य है ये एमपी प्लस महाराष्ट्र दोनों में इसका विस्तार है। कान्हा का मध्य प्रदेश, कान्हा में जो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस जो है असम में स्थित है। सरिस्का आपका राजस्थान में स्थित है। इस तरह से राजस्थान में इसका विस्तार है। ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में स्थित है। तो गुमटी कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। सारामती चोटी शिखर भारत के नागालैंड राज्य एवं बर्मा के संगैंग क्षेत्र में विस्तृत है। तो सारामती कहाँ है? नागालैंड में स्थित है। क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना है। बाघ प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? बाघ को समाप्त होने से बचाना था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? 1973 में। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष चलाया गया? तो 1973 में चलाया गया था, अप्रैल 1973। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो अप्रैल 1973। यहाँ पे 1973 का ऑप्शन नहीं है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम है। ये आपका है सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम है। बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो ये आपका नागार्जुन श्रीशैलम के पास है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आते हैं? कान्हा, कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़। तो ये सभी शायद आते हैं। कार्बेट, रणथंभौर, कान्हा, बांधवगढ़ ये सभी जो हैं आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। चारों उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। भारत में कुल 50 संरक्षित उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के में शामिल किए गए हैं। बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। मानस आपका असम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। ये सभी बाघ रिजर्व हैं। भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो दुधवा आपका बाघ है, कान्हा भी है, मानस भी है। चिल्का जो है आपका
ये बाघ संरक्षित क्षेत्र नहीं है। चिल्का जो है उड़ीसा में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? तो एमपी में है। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं। तो कौन कौन है? ये आपका 1, 3, 4। भितरकनिका आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र नहीं है, यह घोषित नहीं किया गया है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें सिर्फ एक सही है कि एशियाई शेर जो है प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। यहाँ से देखते हैं, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं। पहले यह बंगाल से मध्य प्रदेश तक पाए जाते थे, किंतु वर्तमान में केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में ही ये पाए जाते हैं। तो अब एशियाई शेर कहाँ पाए जा रहे हैं? गिर में पाए जा रहे हैं, जो गुजरात में है। एशियाई शेर IUCN की संकटग्रस्त सूची में शामिल है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त किया गया है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे बैक्टीरिया का ऊंट भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। 2 कुबड़ वाला ऊंट कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में, और ये बैक्टीरिया का ऊंट भी कहा जाता है। बैक्टीरियन व्यापारियों के द्वारा इन्हें भारत के लद्दाख में भी लाया गया था, जहाँ ये कुछ मात्रा में अभी भी पाए जाते हैं। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ कहाँ तक विस्तृत है? तो ये आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में ये 5 देश आपके आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कच्छ वनस्पति सुंदरवन निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? देखते हैं। मेलघाट, बुक्सा, दंपा, भद्रा। तो ये है आपका दंपा जो है मिजोरम में स्थित है। बुक्सा जो है आपका पश्चिम बंगाल में, मेलघाट आपका महाराष्ट्र में, भद्रा जो है कर्नाटक में स्थित है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा कहाँ स्थित है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। दंपा आपका मिजोरम में, नमेरी आपका असम में, नामदफा आपका अरुणाचल में अवस्थित है। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो ये आपका पेंच है, जो एमपी में जो है आपका 90% है और महाराष्ट्र में 10% है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान के अलवर जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में, और 1978 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया बालफक्रम राष्ट्रीय पार्क, राजाजी, बेतला, कांजीरंगा। तो इसका आंसर है बी आपका। 2015 में उत्तराखंड स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह भारत का 48वां टाइगर रिजर्व था। इसके बाद असम स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को 49वां टाइगर रिजर्व, असम स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के तहत सम्मिलित किया गया था? तो ये आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड राज्य के राजाजी राष्ट्रीय पार्क को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1075 वर्ग किलोमीटर है। इससे पूर्व राज्य में एक टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ही स्थित था। उत्तराखंड में कर्नाटक के बाद बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित है, तो देखते हैं। विश्व में बाघों की आंकलित संख्या जो है आपका 3000 से 4000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या इस टाइम कितनी है वर्तमान में? तो 3167 है। ये नवीन डेटा है, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? भारत में विश्व का कुल बाघों की आबादी का 70% है। भारत के लगभग 30%
बाघ अभ्यारण्य के बाहर रहते हैं। सही आंसर का चयन करना है। तो देखते हैं, इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। 28 जुलाई 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री चौथे अखिल भारतीय बाघ सम्मेलन 2018 की विस्तृत रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि विश्व के 70% बाघ जो है भारत में निवास करते हैं और लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर निवासित रहते हैं, मतलब बाहर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन या किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित वाहन का उपयोग करना आरंभ किया गया है? तो आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है उसमें किया गया है। बांदीपुर कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में है। मेलघाट आपका महाराष्ट्र में है। बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में, पाखोई या पक्के आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सभी टाइगर रिजर्व हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण आर्कटिक तक परिवर्तित है? तो ये आपका नामदफा नेशनल पार्क है जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पे ये सारी जलवायु पाई जाती हैं। एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा गया है? तो ये बाघ अभ्यारण्य का रखरखाव के लिए है। दंपा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम में है। गुमटी आपका कहाँ है? देखते हैं। तो गुमटी आपका सिक्किम में नहीं है। सारामती आपका शिखर जो है ये नागालैंड में है और दंपा आपका मिजोरम में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। दांपा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1994 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये त्रिपुरा में है। सारामती जो है चोटी आपका कहाँ है? नागालैंड। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट में भी हमारा आज का टॉपिक जो है वैकल्पिक ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा में भी जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है? तो ये है आपका ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन। इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप लोग कंसंट्रेट होके पढ़िएगा ताकि याद रहे और दोबारा ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में या समझने में। देखते हैं, प्रकृति के समस्त कार्य जो होते हैं ऊर्जा से संचालित होते हैं। चाहे प्रकृति का हो चाहे मनुष्य का हो, सभी कार्य क्या होते हैं? बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। तो ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होती है। ऊर्जा संसाधनों को हम बांटते हैं 2 भागों में। कौन कौन से वो भाग हैं देखते हैं। ऊर्जा संसाधन है हमारा दो पार्ट में हम इसको तोड़ रहे हैं। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो लंबे टाइम तक हमारे साथ विद्यमान है, जो ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। जैसे सौर्य, जब तक सूर्य है तब तक हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। पवन, जब तक वायु चलेगी तब तक हमें ऊर्जा मिल सकती है। जल, तो जल जब तक आपका समुद्र 1/3 पृथ्वी पे आपका पानी है तो हमेशा आपको ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरह से आपके जो नवीकरणीय ऊर्जा हैं वो जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, मतलब जो नष्ट नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जो अनवीकरणीय ऊर्जा होते हैं, तो अनवीकरणीय ऊर्जा कौन से होते हैं? जो बहुत लंबे टाइम तक जिनका दोहन किया गया है, जैसे कोयला, ये टाइम के बाद कोयला समाप्त हो जाएगा तो पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो, ये सारे जो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी आगे चल के, तो इनको बनने में बहुत टाइम लगेगा, करोड़ों हजारों वर्षों के बाद अब मिलेगा। तो इस तरह से हम इसके नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं। एक टाइम दोहन, अगर बहुत ज़्यादा दोहन किया जाए कोयला का तो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में हम देख सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के कौन कौन से भाग हैं? नवीकरणीय ऊर्जा किससे किससे मिलकर बनती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि बायोगैस नहीं याद रहेगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा में, भूतापीय ऊर्जा और कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये सभी भी नवीकरणीय में आते हैं। अनवीकरणीय में कौन से ऊर्जा आ रहे हैं? तो ये आपका कोयला है, पेट्रोलियम आधारित है।
प्राकृतिक गैस है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान नहीं देंगे कि प्राकृतिक गैस को क्या समझेंगे, नवीकरणीय में आता है, जबकि प्राकृतिक गैस आपका अनवीकरणीय ऊर्जा में आता है जो समाप्त हो जाता है। परमाणु ऊर्जा भी आपका अनवीकरणीय ऊर्जा में आएगा, सेल गैस भी आपका अनवीकरणीय ऊर्जा में आएगा। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही पूछ लेता है कि कौन मतलब नवीकरणीय ऊर्जा है, कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है। आगे देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का वह रूप है जो न तो प्रदूषण का कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर इसका हम दोहन करते हैं, अब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वहाँ पे हम सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करके उससे बिजली बना रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश खत्म थोड़ी ना हो जा रहा है, ना सूर्य पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है कि उसका प्रकाश ज़्यादा अवशोषित कर ले रहे हैं। तो इस वजह से ये किसी भी विपरीत प्रभाव नहीं देता है, ना ही प्रदूषण जनरेट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7वें लक्ष्य के रूप में वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सस्ती, विश्वसनीय, आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की बात इसमें की गई है। तो जो 17 आपके गोल हैं, 17 गोल में से जो 7वें नंबर का गोल है वो किससे संबंधित है, तो ऊर्जा से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है कि 7वां गोल आपका किससे संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। 17 गोल कब तक प्राप्त करने हैं, तो ये 2030 तक आपको प्राप्त कर लेने हैं। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 24 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि कौन सा ऐसा दशक घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिसे हम सतत ऊर्जा दशक कह रहे हैं। तो ये आपका 2014 से लेके 24 तक का है। दशक हम 10 वर्ष के लिए कहते हैं। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो ये जो होते हैं आपके अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े हैं। उनका क्या बनता है, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी बनके तैयार होते हैं। इनका हम दोहन लगातार कर रहे हैं, तो इससे इनके नष्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी को क्या कोयला मिल पाएगा, प्राकृतिक गैस मिल पाएगी। इसलिए हम नवीकरणीय ऊर्जा पे शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आपका अनवीकरणीय ऊर्जा समाप्त न हो, ज़रूरत पड़ने पे हम इसका भी प्रयोग कर सकें। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इसका ध्यान देते हैं, एक बार अगर इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए एक बार हमने कोयला को जला लिया, तो क्या ये दोबारा बन जाएगी, कोयला नहीं बन पाएगी ना, ये तो राख बन गया है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर हम अनवीकरणीय ऊर्जा का एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो इन्हें हम दोबारा बना नहीं सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हैं आपके अनवीकरणीय ऊर्जा हैं। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैसें जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, ऊर्जा संकट का नाम दिया जा रहा है। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यूरेनियम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के संयोजन तथा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो या तो संयोजन के द्वारा, संलयन के द्वारा मिलती है, या तो विखंडन के द्वारा मिलती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि नाभिकीय ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। इम्पॉर्टेंट है। और परमाणु ऊर्जा के बारे में भी बताइएगा कि परमाणु ऊर्जा हम किससे प्राप्त करेंगे। ये दोनों ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग बताइए कि किस पे आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कोयला, पेट्रोल, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ये आपका डी ऑप्शन है, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है, जैसे सौर, पवन, ज्वारीय, पनबिजली ऊर्जा इत्यादि के कारण प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा क्या होती है आपकी, कभी न समाप्त होने वाली है, और दूसरा क्या है, ये प्रदूषण रहित है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा है एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम। तो आपका यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधों के जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? ऊर्जा के इस टाइम पे प्रमुख स्रोत हैं, जबकि हम नवीकरणीय ऊर्जा धीरे धीरे अपना रहे हैं। एक बार इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा। तो इसका आंसर है आपका बी, सूर्य। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। इनमें संचित ऊर्जा का परम स्रोत जो है सूर्य है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी आपके अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ये आपका आंसर जल विद्युत ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत में क्या सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है? तो आपका जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब जल से विद्युत बनाई जा रही है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल विद्युत ऊर्जा या दीर्घ एवं लघु जल विद्युत ऊर्जा है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, किसने लागू किया है? सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल। तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब से कब तक है? तो 2014 से लेकर 2024 तक का जो है एक दशक मनाया गया है सतत ऊर्जा के लिए। ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा ही ऊर्जा संकट कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अनवीकरणीय व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के बारे में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है, जैसे सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली ऊर्जा, बायोगैस आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा हमें किससे किससे प्राप्त होती है? तो सौर के द्वारा, मतलब सूर्य से जो प्रकाश आती है उसके द्वारा। पवन, जो अब आपकी वायु चलती है उसमें हम क्या बड़े बड़े टर्मिनल लगा के ऊर्जा पैदा करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा पनबिजली से बनाते हैं, तो पानी से बिजली बनाते हैं। बायोमास प्रयोग करके हम नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। तो जल विद्युत ऊर्जा आपका सबसे अच्छा स्रोत है इस टाइम पे, जो पर्यावरण प्रदूषण रहित होता है। 31 दिसंबर 2021 तक देश में सौर, पवन, बायोगैस, बायोमास एवं, ये इम्पोर्टेंट है, बायोमास याद रखिएगा कि सौर, पवन, बायोमास एवं लघु पनबिजली नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कुल स्थापित क्षमता आपका कितना है? 26.66% है। कुल स्थापित क्षमता में आपका इतने मेगावाट के बराबर है। ये अभी डाटा आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी आपका नया डाटा आ गया है 2022-23 का। इस वाले बजट में 2023-24 के बजट में तो इससे भी बहुत अलग डाटा आया है, तो उसे आप तैयार कर लीजिएगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आपका जल विद्युत है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक थी, तो किसकी ज़्यादा थी? तो ये आपका 2014 की बात कर रहा है, पवन शक्ति की बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे।
कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, बायोमास, पेट्रोलियम पदार्थ, मिट्टी का तेल। तो ये आपका बायोमास जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती है, जैसे सौर, पवन, ज्वारी, पन बिजली। बायोमास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भूल जाइए कि बायोमास जो है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में नहीं आता, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो अनवीकृत ऊर्जा कौन सा है आपका? पेट्रोलियम है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आपका तापीय ऊर्जा है। अगला चैप्टर है हमारा वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। देखते हैं। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे अधिक व्यापक एवं असीमित स्रोत है, जो जल्दी नष्ट नहीं होगा, जो मतलब नष्ट नहीं होगा। तो सूर्य आपका ऊर्जा का सबसे अच्छा और असीमित स्रोत है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी एक अच्छा प्राकृतिक संसाधन है जो कि सूर्य से विकिरण या सोलर रेडिएशन द्वारा प्राप्त की जाती है या प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? तो ये न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो सौर ऊर्जा किस जैविक मात्रा में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सूर्य से जो प्रकाश आता है और ऊष्मा, उससे क्या होता है कि जीवन, पृथ्वी पर जो जीवन चल रहा है वो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा के कारण ही चल रहा है। सौर ऊर्जा जहाँ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो सौर ऊर्जा से जो है पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। पौधे अगर भोजन बनाते हैं तो उन पे जो आश्रित लोग वो जीव जंतु होते हैं, वो अपने भोजन एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। यह वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि फोटोवोल्टेइक तकनीक जो है उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं सौर ऊर्जा के अन्य उपयोग क्या हैं। सौर ऊर्जा के अन्य उपयोग, तो इससे जो है जीव जंतु या पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जल का उष्मन होता है, तो जल अगर मतलब जब वाष्पीकरण के द्वारा जल वायुमंडल में पहुंचती है, वहाँ पे आर्द्रता इकट्ठा करती है, फिर वहाँ से बारिश करके वापस जो है पृथ्वी पे जल के रूप में आ जाती है। तो सौर के कारण ही ऐसा हो रहा है। सोलर कुकर, तो सौर ऊर्जा से जो है सोलर कुकर और सौर संयंत्रों द्वारा विद्युत का निर्माण किया जा रहा है। सौर के द्वारा है इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन जो है आपके चल रहे हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक वाला, हवाई जहाज, इम्पल्सन, तो ये सारी चीज़ें हैं। सौर उपकरण है, सौर एक उपकरण भी है। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम कृत्रिम उपग्रह बना रहे हैं, जैसे मंगलयान, चंद्रयान, ये सारी चीज़ें। और सौर का उपयोग करके हम सौर चिकित्सा में भी इसमें सन थेरेपी दे रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। सौर ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट है आपका कि सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का विशिष्ट रूप है जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जितने भी होते हैं उनसे प्रदूषण नहीं होता है, बहुत नाम मात्र का होता है, जिससे आपका प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका उपयोग सड़क प्रकाश व्यवस्था, लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल की आपूर्ति, आवासीय भवनों को गर्म जल की आपूर्ति, रेलवे सिग्नल, सोलर कुकर इत्यादि में किया जाता है सौर ऊर्जा का प्रयोग। तथापि वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए भी
देखते हुए अभी इससे कुछ गांवों एवं छोटे नगरों के समूहों में बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह व्यय साध्य है। इस दिशा में यद्यपि सरकार द्वारा पायलट आधार पर कुछ योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। देखते हैं। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत होता है, अतः यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होता है, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद एवं नाभ के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण अवश्य होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसीलिए हम हर जगह सोलर पैनल के द्वारा जो है बिजली प्राप्त कर रहे हैं या बिजली बना रहे हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्व राज्यों में एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना लागत पर 70% जो है आपका सब्सिडी प्रदान करता है। तो नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है वो क्या कर रहा है, उत्तर पूर्वोत्तर यानी पूर्वोत्तर राज्यों में जो है सौर संयंत्र जो लगा रहे हैं उनके लिए सब्सिडी कितना प्रदान कर रहा है, तो 70% प्रदान कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। तो राष्ट्रीय सौर मिशन जो सौर्य है उसे हम क्या कह रहे हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ये जो है भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। भारत में प्राकृतिक रूप से सौर ऊर्जा के लिए काफ़ी सहायक क्षेत्र मौजूद हैं जो इसके विकास को संभाव्य बनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। इस मिशन ने वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन के तहत कितने मेगावाट की बिजली आपकी उत्पादित हुई है, तो ये गीगावाट है। 100 गीगावाट की बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने हेतु जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन नाम दिया गया था, लॉन्च किया गया है। तो सौर ऊर्जा में भारत जो है आगे आना चाहता है, इसलिए उसने जो है जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति के तहत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन लॉन्च किया था। इसके अनुसार घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजनाओं हेतु देश में निर्मित सौर उपकरणों बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर उपकरणों जैसे प्रकाश के उपकरण, पानी गर्म करने के उपकरण, सौर कुकर पर 30% का अनुदान देती है। तो ऊर्जा मंत्रालय क्या कर रही है, आपकी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो आपके प्रकाश से सौर का प्रयोग करके कोई भी चीज़ अगर हम लगा रहे हैं, जैसे पानी गर्म करने की मशीन लगा रहे हैं, प्रकाश के उपकरण लगा रहे हैं, कुछ सौर कुकर लगा रहे हैं, तो इसमें जो है सरकार क्या कर रही है, 30% का अनुदान दे रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये इम्पोर्टेंट है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक समूह है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किनके बीच के देशों का सहयोग है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी देश आते हैं उनका एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है कि सूर्य की ऊर्जा के द्वारा ही ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद
तथा यूएन के तत्कालीन महासचिव बान की मून की उपस्थिति में किया गया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है स्थापना कब की गई थी। तो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन चल रहा था, उसी में जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्घाटन किया गया। किसके किसके द्वारा? तो ये आपके मोदी जी हैं। फ्रांस के उस टाइम के राष्ट्रपति कौन है? ओलांद हैं। और यूएन के मतलब यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन थे? बान की मून थे। इनकी उपस्थिति में आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन किया गया है। इसका सचिवालय कहाँ है? तो ये आपके सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 तक ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ था। तो पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2018 में। कहाँ पे हुआ था? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। इस गठबंधन का जो दूसरा शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ। तीसरा आपका शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअल हुआ था 2020 में। इसके अनुसार जो है सदस्य देशों ने वहनीय व कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु 2030 तक 1000 बिलियन यूएस डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो इसके तहत जो है कितना डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है? तो 1000 बिलियन डॉलर जो है जुटाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक रखा है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि केरल में स्थित है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि जो है आपका स्थित है। तो जो केरल का कोच्चि है हवाई पत्तन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, वो विश्व का पूर्ण रूप से जो है सौर ऊर्जा पर संचालित हवाई अड्डा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप ने स्वीकृत किया है। तो यूनिप ने जो है स्वीकृति किया है कि हाँ, केरल जो है आपका हवाई पत्तन कोच्चि वाला वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोच्चि हवाई अड्डे के कार्गो परिसर के पास करीब 45 एकड़ जमीन पर 12 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया था, जिसके लिए यहाँ पे 45,150 सोलर पैनल लगाए गए थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितने पैनल लगाए गए थे, बस ये इम्पोर्टेंट है आपका कि विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई पत्तन कोच्चि केरल में स्थित है। इसकी स्वीकृति किसने की? तो ये आपका यूनिप ने किया था। वर्ष 2018 में दीव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, आपका पहला यूटी है जो जिसने क्या किया 2018 में पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित बन गया है। दीव 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर जो है सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यूटी ने भी ऐसा कर लिया, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला बन गया है, पहला यूटी बन गया है। आइए क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? परमाणु ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका आंसर है आपका बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा जहाँ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहहार है? तो ये आपका सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये आपका सूर्य से प्राप्त होती है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरणीय अनुकूल है? तो ये है आपका सौर सेल। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है।
निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो ये आपका सौर सेल है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, पेट्रोल, परमाणु, सौर। तो ये आपका सौर ऊर्जा में नहीं होती है, जो सूर्य से प्राप्त होती है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो ये आपका सौर ऊर्जा है, जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? ये आपका सौर शक्ति है या सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर है 9। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर है ए। केवल एक सही है आपका कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन किया गया था। इसमें जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी देश आते हैं वो शामिल है, न कि सभी देश जो आते हैं आपके संयुक्त राष्ट्र में। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? तो हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। इस गठबंधन का जो है प्रथम शिखर सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपका एशियाई विकास बैंक, एडीबी हम जिसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए ने 10 मार्च 2018 को एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का जो है मुख्यालय आपका गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की आपूर्ति करने के लिए, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए, कुछ गांवों और छोटे नगरों के समूहों में बिजली की व्यवस्था करने के लिए। तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2, 3 आपका सही है, चौथा आपका सही नहीं है। सूर्य ऊर्जा का सबसे अधिक व्यापक एवं असीमित स्रोत है। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी एक अच्छा प्राकृतिक संसाधन है जो कि सूर्य विकिरण या सोलर रेडिएशन द्वारा प्राप्त होती है। इसका उपयोग सड़क प्रकाश व्यवस्था, लघु सिंचाई परियोजना, जल की आपूर्ति, आवासीय भवनों को गर्म जल की आपूर्ति, रेलवे सिग्नल, सोलर कुकर इत्यादि में किया जाता है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है। तो ये आपका कोच्चि में स्थित है। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये आपका सूरत है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये आपका दीव है। 2018 में दीव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दीव ने जो है 50 एकड़ भूमि से अधिक पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है। स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? बंगलुरु, इंदौर, जयपुर, दीव। ये आपका दीव है। अगला चैप्टर है हमारा बायोडीजल। आइए बायोडीजल के बारे में पढ़ते हैं। बायोमास से ऊर्जा का विमोचन जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधों के टूटने से होता है। तो बायोमास जो है आपका, बायोमास से
ऊर्जा कैसे निकलती है, तो जैविक परमाणुओं के बीच जो बने रासायनिक बंधन होता है उसके टूटने से बनती है। ये रासायनिक बंध या बॉन्ड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनते हैं। अतः बायोमास में सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। तो डायरेक्ट आपका सौर ऊर्जा बायोमास में नहीं पाई जाती है, ये इनडायरेक्ट रूप से पाई जाती है। जेट्रोफा जो है आपका बायोडीजल की एक फसल है। तो इम्पॉर्टेंट है कि बायोडीजल किससे बनाया जाता है, तो ये जेट्रोफा से बनाया जाता है, याद रखिएगा। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। तो जेट्रोफा आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कितना प्रतिशत तेल होता है, तो 27 से 40% तक तेल पाया जाता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है, कि डीजल इंजनों में प्रयोग करने के लिए इसे बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। परंतु जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन, डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है। जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन की तुलना में जो है यह लागत प्रभावी नहीं होता है। आगे देखते हैं। जैव ईंधन जेट्रोफा से भी बनाया जा सकता है। तो जैव ईंधन किससे बनाया जा सकता है, जेट्रोफा से बनाया जा सकता है। करंज, महुआ, नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, कि करंज का प्रयोग, महुआ का प्रयोग, नीम का प्रयोग भी हम जैव ईंधन के रूप में कर सकते हैं। जैव ईंधन का प्रयोग हम जेट्रोफा से भी कर सकते हैं। तो जैव ईंधन में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, करंज, महुआ, नीम, जेट्रोफा का प्रयोग कर सकते हैं। जैव ईंधन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। इससे अच्छी कमाई होने से किसान अपने खेतों में अन्य फसलों को उपजाना बंद न कर दें। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में जो है पड़ सकती है। तो जैव ईंधन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अगर इससे अच्छी कमाई होने लगी तो किसान जो खाद्य पदार्थ है उसको उपजाना ना बंद कर दे, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब ना उपजाना बंद ना कर दे। फिर वो जैव ईंधन की ही खेती करता रहेगा, उसी से पैसा कमा रहा है। पता चला यहाँ खाद्य संकट बढ़ गया आपका। पोंगामिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगामिया पिनाटा जो है भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है। तो पोंगामिया पिनाटा में क्या होता है, लिपिड अंश होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिइक अम्ल होता है। इसी कारण जेट्रोफा के अलावा इसको भी जो है बायोडीजल का विकल्प माना जाता है। तो पोंगामिया पिनाटा से भी बायोडीजल बन सकता है आपका। मक्का की खेती इथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो मक्का की खेती जो है किसके लिए की जा सकती है, इथेनॉल के लिए की जा सकती है। मक्का से इथेनॉल बनाया जाता है। जबकि जेट्रोफा, पैंगोमिया और सूरजमुखी की खेती आपके बायोडीजल के लिए की जा सकती है। तो अगर इथेनॉल आपका बनाना है तो मक्का की खेती की जाए, अगर बायोडीजल बनाना है तो आपका जेट्रोफा, पैंगोमिया और सूरजमुखी की खेती की जाए, जिससे आपका बायोडीजल बनेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण से रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण कहलाता है। तो ऊष्मा का रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस जो होता है बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण से रूपांतरित होकर क्या बनता है, बायोमास का गैसीकरण होता है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों या जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कैसे इसका प्रोसेस चल रहा है। प्राप्त गैसों का मिश्रण ही प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस कहलाता है, जो स्वयं एक ईंधन है। इसका महत्व इस बात से है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे सामान्य रूप से उपलब्ध गैसीय कारक में लकड़ी तथा लकड़ी वाले बायोमास का प्रयोग किया जाता है।
ऐसे पदार्थों यथा नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके, धान की भूसी इत्यादि का भी उपयोग किया जा सकता है इसमें। तो इसमें किसका किसका प्रयोग किया जाता है? नारियल का जो बाहरी आवरण होता है, मूंगफली के छिलके, धान की भूसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो अन्यथा कचरे समझकर फेंक दिए जाते हैं। इन सबको जो है कचरा समझ के फेंक दिया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में डीजल की जगह किया जा सकता है। तो आपका डीजल की जगह आपका इस चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। बायोमास के विभिन्न स्रोत हैं। तो बायोमास के स्रोत कौन कौन से हैं? सीवेज है, जो आपका गंदा मल होता है, जीव जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं, वन व लकड़ियाँ होती हैं, ये सभी आपके बायोमास के स्रोत ही हैं। कृषि व घरेलू अपशिष्ट भी बायोमास के स्रोत हैं। औद्योगिक अपशिष्ट भी, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, नारियल का आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी, ये सभी जो है आपके, इन सभी से बायोमास बनाई जा सकती है, बायोमास गैस। अब देखते हैं हम इस पे आधारित क्वेश्चन। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू। तो ये आपका जट्रोफा है, जिससे बायोडीजल बनाया जा सकता है। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? जट्रोफा, मक्का, पेंगोमिया, सूरजमुखी। तो ये आपका मक्का से जो है एथेनॉल बनाया जा सकता है, जबकि जट्रोफा, पेंगोमिया और सूरजमुखी से क्या बन रहा है? तो ये आपका बायोडीजल बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीव भार या बायोमास गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय या सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जा सकता है। सही कथन पर चर्चा करना है। नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग कर जीव भार या बायोमास गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। सही उत्तर का चयन करना है। तो केवल एक है जो आपका सही है, दूसरा और तीसरा आपका सही नहीं है। आइए यहाँ से देखते हैं। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास का गैसीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों या जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन में बदला जा सकता है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में, हाइड्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में और मीथेन में बदला जा सकता है इसको। प्राप्त गैसों का मिश्रण ही प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस या कृत्रिम गैस कहते हैं, जो स्वयं एक ईंधन होती है। इसका महत्व इस बात में है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पेंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पेंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिइक अम्ल होता है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन जो है आपके सही हैं। पेंगामिया पिनाटा के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पेंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिइक अम्ल पाया जाता है। इसी कारण जेट्रोफा के अलावा इसको भी बायोडीजल का विकल्प माना जा रहा है।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हरित ईंधन, इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु और आज लेके आए हैं हम आपके लिए एनवायरनमेंट की घटना चक्र, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हरित ईंधन। आइए स्टार्ट करते हैं हरित ईंधन के बारे में। हरित ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। तो हरित ईंधन का प्रयोग करने से हमें क्या होता है, प्रदूषण में कमी आती है। पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उसमें कमी आती है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है। एथेनॉल क्या है, एक प्रसिद्ध एल्कोहल है। इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि एथेनॉल क्या है। एक तो एल्कोहल है ये, दूसरा इसका नाम क्या है, इसे हम एथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। तो एथेनॉल का भी प्रयोग किसमें होता है, हरित ईंधन के रूप में किया जाता है। एथेनॉल किसी शक्करमय पदार्थ, गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोडा, महुए का फूल आदि या स्टार्च में पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। तो एथेनॉल हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, गन्ने के शक्कर से, ग्लूकोज से, सोडा से, महुए के फूल से और स्टार्च में पदार्थ से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं इथेनॉल। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इथेनॉल हम इन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं और ये हरित ईंधन के रूप में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। आगे देखते हैं, पाइन, करंज, फर्न से भिन्न किण्वीकरण, जिसका हम किण्वीनीकरण कर एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। तो पाइन का जो पेड़ होता है उससे, करंज से, फर्न से, इन सभी का हम किण्वीकरण करके एथेनॉल की प्राप्ति कर सकते हैं। इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल किया जाता है। गन्ने की खेती द्वारा भी बायो एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। तो गन्ने की खेती कर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, बायो एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गन्ने की खेती हम क्यों कर सकते हैं, गन्ने की खेती एक तो आपका इम्पोर्टेंट है कि हरित ईंधन के लिए भी की जा सकती है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। तो सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो ये आपकी जो सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, जैव परिवर्तन सबस्ट्रेट में क्या करती हैं, रासायनिक ऊर्जा को सीधे किस में बदलती हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों में हम किसका प्रयोग करते हैं, बैक्टीरिया का, जो एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अपशिष्ट जल के शोधन हेतु, अपशिष्ट अगर जल है, गंदा जल है, उसका अगर हम शोधन करें तो किसके द्वारा की जा सकती है, तो आपके सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के प्रयोग से हम जल शोधन की लागत तो घटती ही घटती है, साथ ही विद्युत उत्पादन का एक आकर्षक विकल्प भी है। तो अपशिष्ट यानी गंदे जल का शोधन हम किससे कर सकते हैं, सूक्ष्म जैविक ईंधन से हम कर सकते हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन की कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, फॉर्मेट, एसीटेट, इथेनॉल, मिथेनॉल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन इत्यादि सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो सूक्ष्म जैविक ईंधन में जो कार्बनिक पदार्थ है, इन सब में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। साथ ही कुछ कार्बनिक पदार्थों जैसे सल्फाइड्स का भी सबस्ट्रेट इसमें प्रयोग होता है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव होता है। ये शैवाल का हम प्रयोग समुद्र के द्वारा भी कर सकते हैं, समुद्र में भी शैवाल का उत्पादन होता है और महाद्वीपों में भी इस शैवालों का उत्पादन किया जाता है, जिससे हम जैव ईंधन बना सकते हैं। इन ईंधनों के उत्पादन एवं अभियांत्रिकी करने हेतु उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। बड़े लेवल पे हमें तकनीक की आवश्यकता होती है, विशिष्ट ज्ञान जिसे हम कहते हैं। साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार हेतु ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है।
दुर्बल निवेश की स्थिति वाले विकासशील देशों में इस प्रकार के ईंधन का उत्पादन करना कठिन है, क्योंकि इस हेतु अधिक पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है। साथ ही आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना से पारिस्थितिकी एवं समाज प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग न किया जाए, अगर आपको अनुभव और ज्ञान न हो, तो क्या करेंगे आप, जिससे क्या होगा, पारिस्थितिकी असंतुलन होगा, समाज में प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी पैदा हो सकती है अगर आपके पूंजी नहीं, निवेश नहीं करेंगे, अच्छी मात्रा में नवाचार नहीं होगा, आपके यहाँ के वैज्ञानिक क्या कहेंगे, विशेषज्ञ नहीं होंगे, तो ये सारी कठिनाइयाँ आपको मिल सकती हैं। बायोएस्फाल्ट डामर का विकल्प है। तो बायोएस्फाल्ट क्या है? डामर का एक विकल्प है जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जा सकता है। तो बायोएस्फाल्ट का प्रयोग किससे करते हैं? तो नवीकरणीय स्रोतों से करते हैं। इन स्रोतों में चीनी, सीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेलुलोज, ताड़ के तेल का अपशिष्ट, सफ़ेद सरसों के तेल का अपशिष्ट आदि सम्मिलित करते हैं। तो डामर जो था, पहले हम डामर का प्रयोग कैसे करते थे, डामर कैसे बनाते थे? तो पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म, इन सब का प्रयोग करके हम डामर बनाते थे। अब हम जो है बायोएस्फाल्ट का प्रयोग कर, जैसे इसमें चीनी, सीरा, धान, मक्का, सेलुलोज, ताड़ के तेल, ये सब का प्रयोग करके अब हम डामर बनाएंगे। तो ये नवीकरणीय स्रोत होंगे हमारे। आगे देखते हैं। गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह का तापमान कम रखने में मदद करेगा। जो पेट्रोलियम आधारित डामर नहीं रहेगा, नवीकरणीय आधारित डामर रहेगा, वो आपका क्या करेगा, सड़कों का जो तापमान होता है वो कम करने में मदद करेगा। अतः बायोएस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। तो ये आपका जो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके हम सड़क बनाएंगे, उसमें क्या होगा, ये पारिस्थितिकी के अनुकूल होगा। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है। तो फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, हम विद्युत उत्पादन करते हैं, न कि दहन या कंबशन के माध्यम से करते हैं। तो फ्यूल सेल के माध्यम से फ्यूल सेल से जो हम विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से कर रहे हैं, न कि उसको जला के तब हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। तो फ्यूल सेल में हाइड्रोजन जो है समृद्ध ईंधन ऑक्सीजन से विद्युत रासायनिक रूप से संयोग कर विद्युत धारा, ऊष्मा और जल का उत्पादन करता है। ईंधन की निरंतर आपूर्ति होने पर फ्यूल सेल से लगातार विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। फ्यूल सेल से विद्युत दिष्ट धारा यानी डीसी के रूप में उत्पादित होती है। तो फ्यूल सेल से जो विद्युत निकलती है वो कौन से माध्यम से निकलती है? तो डायरेक्ट करंट निकलती है, दिष्ट धारा जिसे हम कहते हैं। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के साथ स्मार्टफोनों, लैपटॉप, कंप्यूटरों जैसे पोर्टेबल उपकरणों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि फ्यूल सेल में जो धारा उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, एसी होती है, डीसी होती है। तो ये आपका डीसी विद्युत धारा होती है, तो याद रखिएगा। फ्यूल सेल के लाभ क्या हैं देखते हैं। तो ये पहली बात तो पर्यावरण हितैषी है, शोर रहित है और अधिक दक्षता वाला है, ज़्यादा चलता है। सेल की डिजाइन व माप का आसान मानकीकरण होता है इसमें। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये प्रोसेस कि जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है, H2O बनाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा 150 किलो जूल प्रति ग्राम मुक्त होती है, ये उन्मुक्त होती है। तो इसमें ऊर्जा भी उन्मुक्त होती है और आपका जल भी बन जाता है। तो अपने उच्च बल की उच्चतम ऊर्जा प्रदायनक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। तो हाइड्रोजन जो है आपका प्रदूषण रहित ईंधन है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये हाइड्रोजन जो है प्रदूषण पैदा नहीं करता है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण
प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं? जल के तापीय पृथक्करण के द्वारा, प्रकाश अपघटन के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा हम हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन कब किया गया था? 2003 में किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके तहत 2020 तक जो है 1000 मेगावाट की क्षमता की हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। तो ये जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया था, इसमें ये कहा गया था कि 2020 तक हम 1000 मेगावाट की क्षमता वाली हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा उत्पादन करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जो आने वाले भविष्य में क्या होगा, हाइड्रोजन महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ये भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो जैविक उत्पादन का कार्यान्वयन कौन कर रहा है आपका? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एनपीओपी के कार्यान्वयन के लिए एपीडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2016 में जो है सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स अब। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, हाइड्रोजन, कोयला, मिट्टी का तेल। तो ये आपका है हाइड्रोजन जो है बहुत ही कम या नगण्य मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये आपका हाइड्रोजन है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। एक ही बात को आपको दूसरी तरीके से पूछता है, लेकिन किस किस तरीके से पूछ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा हरित हाइड्रोजन का स्रोत है? पाइन, फर्न, करंज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम देखते हैं आपका डिटेल के माध्यम से। इथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। इथेनॉल किसी शक्करमय पदार्थ जैसे गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोडा, महुए का फूल से जो है हम प्राप्त करते हैं। पाइन, करंज, फर्न से भी हम क्या इथेनॉल प्राप्त करते हैं, लेकिन किण्वनीकरण किण्वनीकरण की विधि होती है, उसके तहत हम जो है इथेनॉल प्राप्त करते हैं पाइन, करंज और फर्न से। इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। गन्ने की खेती के द्वारा भी बायो इथेनॉल प्राप्त की जा सकती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। फ्यूल सेल्स के बारे में हम देखते हैं। तो जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है। कथनों पर विचार करना है। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे छोटी युक्तियों डिवाइसेज के लिए नहीं किया जा सकता। फ्यूल सेल प्रत्यावर्ती यानी एसी के रूप में विद्युत उत्पादन करता है। तो कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है आपका एक, केवल एक सही है, दूसरा और तीसरा नहीं सही है, क्योंकि फ्यूल सेल जो है डीसी आधारित काम करता है, नॉट एसी। यहाँ पे हम देख लेते हैं। फ्यूल सेल एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, न कि दहन के माध्यम से। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन ऑक्सीजन से विद्युत रासायनिक रूप से संयोग कर विद्युत धारा, ऊष्मा एवं जल का उत्पादन करता है। ईंधन की निरंतर आपूर्ति होने पर फ्यूल सेल से लगातार विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। फ्यूल सेल से विद्युत दिष्ट धारा यानी डीसी करंट के रूप में उत्पादित होती है। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने, स्मार्टफोनों, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे पोर्टेबल उपकरणों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 6। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिका है माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा
ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जा सकती है। क्यों? ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब स्टेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती है। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सब स्टेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। यह जल का शोधन विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, तीनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सके। तो इसका आंसर है आपका बी। 2 और 3 सही है, लेकिन पहला सही नहीं है क्योंकि ये महाद्वीपों पर भी पाई जाती हैं, केवल समुद्रों पर नहीं। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन आपके समुद्रों में भी होता है, महाद्वीपों में भी होता है, इसलिए आपका पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मूल एस्फाल्ट या बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई थी। इस पदार्थ का महत्व क्या है? तो पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है। बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल साधनों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट जैव अवशेष पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के लिए अनुकूल है। तो इसका आंसर है आपका बी। 1, 3, 4 सही है, जबकि दूसरा आपका सही नहीं है। तो इस तरह से आपका बायो एस्फाल्ट जो है नवीकरणीय स्रोत है, न कि अनवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर है 9। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो ये आपका सिक्किम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर है 11। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। तो इसका आंसर है आपका 2 और 3 सही है, जबकि पहला आपका सही नहीं है। 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अगला हमारा आ गया विविध। अब हम विविध पढ़ते हैं। आइए। खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य है। खनिज जो है समय के साथ समाप्त हो जाता है, जबकि सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो समाप्त नहीं होता है या समाप्त नहीं होगा इतनी जल्दी आपका। बायोगैस के मुख्य अंश मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बायोगैस मुख्यतः किससे मिलकर बना है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है। तथा वन अपरोपण से वर्षा में कमी आती है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाने वाला उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के जो क्रस्ट है उससे पाया जाने वाला जो उष्ण जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, उसे हम क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा। तो सो से आपका सोन हो गया, ना से आपका नर्मदा हो गया, ता से आपका तापी होगा। तो पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, इन सारी जगहों से आपका भूतापीय ऊर्जा प्रमुख रूप से मिलती है। कोयले में सल्फर की मात्रा
कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। तो कोयले में जो सल्फर उपस्थित होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी गैस है। तो अम्ल वर्षा किससे होती है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। साथ ही कोयले के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। तो कोयले के जलने पर कौन सी गैस निकलती है? आपकी कार्बन के ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणें तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जब स्थापित किया जाता है तो उस टाइम देखा जाता है कि रेडियोधर्मी किरणें या रेडियोधर्मी तत्व का रिसाव ना हो जाए। रेडियोधर्मी विकिरणों से पेड़ पौधे एवं जंतु समूह को क्षति पहुंच सकती है। तो रेडियोधर्मी जो किरणें होती हैं उनसे पेड़ पौधे जंतु समूह कोई भी चीज़ की क्षति हो सकती है। अतः रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण की आवश्यकता पड़ती है। तो रेडियोधर्मी जो तत्व हैं उनके अपशिष्ट के निस्तारण या उन्हें समाप्त करने की हमें आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकालना जाना है वे कौन सी हैं? वायु, मृदा, जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। तो ये सभी है आपका। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणों तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधे जंतु समूह को क्षति पहुंच सकती है। अगला देखते हैं, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो इसका आंसर है आपका बी। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है। कोयला के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते? गोदावरी डेल्टा, हिमालय, गंगा डेल्टा, पश्चिमी तट। तो ये आपका गंगा डेल्टा है जहाँ पे आपके भूतापीय ऊर्जा नहीं पाई जाती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा आपका प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखते हैं, हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा, सोन, नर्मदा और तापी, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन में आपका भूतापीय ऊर्जा मिलती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं, खनिज जो है आपके समाप्त होने योग्य हैं, खनिज समाप्त हो जाती हैं। और सौर ऊर्जा आपका समाप्त न होने वाला है, मतलब इसका समाप्त नहीं हो, सौर ऊर्जा आपका नष्ट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। बायोमास जो है आपका, बायोमास किससे संबंधित है? तो ये मीथेन, बायोमास में मैक्सिमम मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वन अपरोपण से वर्षा कम होगी। तो ये आप देखते हैं वन अपरोपण से किसका संबंध है? वर्षा का संबंध है। इस तरह से आपका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस के मुख्य अंश मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। वन अपरोपण से वर्षा में कमी आती है। अगला चैप्टर है हमारा प्रदूषण। आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रदूषण एवं उसके प्रकार पढ़ेंगे आज हम। जो हमारा टॉपिक है प्रदूषण एवं उसके प्रकार, कौन कौन से हैं प्रदूषण और उसके प्रकार कौन है। प्रदूषण जो है भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। तो भूमि, वायु और जल में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। जब कोई नुकसानदायक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण
आ गया है। प्रदूषकों के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, इनका विभिन्न आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं हम प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार हैं यहाँ पे। तो भौतिक गुणों के आधार पर पहले हम बांटेंगे। ये आपका भौतिक गुणों के आधार पे हम बांट रहे हैं 5 प्रकार में, जैसे आपका गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण। तो ये आपका भौतिक गुणों के आधार पे बांटा गया है। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति के अनुसार जब हम प्रदूषण को बांटते हैं तो कितने भाग हम बांटेंगे? प्राकृतिक और मानव। तो प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया है और मानव के द्वारा जो बनाया गया है वो प्रदूषण देखते हैं। तो प्राकृतिक प्रदूषण हम किसे कहेंगे? हम ज्वालामुखी प्रदूषण, ज्वालामुखी का फटना या फूटना। और मानवोद्भिद जो है या मानव द्वारा जो बनाया गया है, मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि से उत्पन्न प्रदूषण, ये सभी मनुष्य के द्वारा होते हैं। अब हम देखते हैं पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है आपका भूमि प्रदूषण। तो पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर हम प्रदूषण देखेंगे तो ये एक आपका है जैव निम्नीकरण, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो नष्ट हो जाता है, जैसे घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज, ये आपका नष्ट होने वाला प्रदूषण है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण को ही नष्ट होने वाला प्रदूषण कहते हैं। और जैव निम्नीकरण रहित या अनिम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो आसानी से नष्ट नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उनमें क्या किया जाता है? तो आपका प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है, किसी ने आप कितना भी उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ मात्रा में वो वहाँ पे रह जाएगा। तो प्लास्टिक हो गया, DDT हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इत्यादि, ये सभी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इनको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपके इम्पॉर्टेंट प्रदूषण है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। तो प्रकृति पर जो मानवीय प्रभाव को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। स्पष्ट है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। तो मानव के द्वारा जो भी गतिविधि हो रही है उससे अगर पर्यावरण में थोड़ा भी चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कर रहे हैं? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहला रहा है वो। आगे देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जा सकता है। उसे मानवीय क्रियाकलापों द्वारा या मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। तो एक तो आपका प्राकृतिक प्रदूषक होता है, दूसरा आपका मानवीय प्रदूषक होता है, जो मानव के द्वारा फैलाया जाता है प्रदूषण, उसे हम मानवीय प्रदूषण कहते हैं। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक मुख्यतः मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। तो जो जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण होते हैं वो किसके कारण पहुंचते हैं पर्यावरण में? तो आपके मानव के द्वारा पहुंचते हैं, मुख्यतः मानव के द्वारा पहुंचते हैं, और भी कारणों से पहुंच सकते हैं। इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता है या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत धीरे धीरे होता है। तो मोस्टली क्या होता है आपका जैव अनिम्नीकरण या बार, जिसे हम नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषण जो होते हैं वो तो प्रायः तो या तो इनका अपघटन होता ही नहीं है, या तो ये इनका नष्ट होता नहीं है, या तो बहुत धीरे धीरे नष्ट होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से पर्यावरण से ये नहीं जाते हैं। अभी इतनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस नहीं है कि ये नष्ट हो जाए पूरी तरीके से। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरण प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो गया है। तो जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण जो हैं उनको नियंत्रित करना बहुत कठिन हो गया है। प्लास्टिक, DDT, ये सभी आपके जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण हैं। आगे देखते हैं।
वहीं दूसरी ओर से प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव विघटित प्रदूषण। जैव विघटित प्रदूषकों को हम क्या कहते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण इसके देखते हैं, तो घरेलू अपशिष्ट, घरेलू कचरा जो होता है आपका, मूत्र तथा मल, वाहित मल आदि, ये सभी आपके बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है जो नष्ट हो जाते हैं आसानी से। जैव निम्नीकरण प्रदूषक या जैव विघटित प्रदूषक जैसे कि घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि का अपघटकों द्वारा पूरी तरह से अपघटन कर लिया जाता है, या पूरी तरीके से अपघटकों या जिसे हम डिकम्पोजर कहते हैं उसके द्वारा अपघटन या नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए जैव निम्नीकरण प्रदूषकों को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कूड़ा उपचार संयंत्र, कूड़ा क्या होता है, उपचार संयंत्र द्वारा सही तरीके से नियंत्रित कर लेने पर एक उपयोगी संसाधन साबित हो जाता है। अतः वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, जिनका नष्ट हो जाते हैं पदार्थ उसे हम क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं रबर जो है आपका जैव निम्नीकरण प्रदूषण है। अब देखते हैं हमारा एमसीक्यू। आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं, तो ये आपका एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। जैव विघटित प्रदूषक ये आपका वाहित मल है जो विघटन हो जाएगा जिनका। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है, सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टस, पॉलीथीन। तो सीवेज जो है आपका ये जैव अपघटनीय है, जिनका मतलब बहुत आसानी से विनष्ट या विनाश हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव अपघटनीय या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बाकी आपका एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन ये सभी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, तो ये आपका रबर है। अगला चैप्टर है हमारा वायु प्रदूषण, इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें।